Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हाय गाइस, वेलकम टू ख्याति क्लासेस लाइव पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत। और आज के हमारे इसमें टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ अ ग्लास स्लेब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों, आज का हमारा पहला टॉपिक हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ ग्लास स्लेब। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करवाई जाएगी और इसको अच्छे से शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स भी इसको आराम से देख सकें और पढ़ाई कर सकें। तो बेल आइकन को क्लिक करें और जैसे ही बेल आइकन को क्लिक करेंगे आप वीडियो मेरा पार्ट नंबर 7 आपके सामने पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक देखते हैं पहला, रिफ्रैक्शन ऑफ अ ग्लास स्लेब। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इन अ ग्लास स्लेब। अब मैं पहले तो आपको ये बता देता हूं कि ग्लास स्लेब क्या होता है। तो ग्लास स्लेब इस टाइप का होता है। ये 12th में हमारे पास एक्टिविटी के रूप में आएगा। हम इस ग्लास स्लेब के ऊपर रेज को इंसिडेंट करवाकर इसका रिफ्रैक्शन रेज का एंगल कितना होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए पूछता है और इसका लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में पूछता है। तो ये हम 12th में जाकर भी आप ये प्रैक्टिकल करेंगे। और उससे पहले मैं आपको यहाँ पर उससे रिलेटेड बता देता हूं कि क्या होता है। देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हमने क्या रख दिया, एक ग्लास स्लेब मान लेते हैं। ये ग्लास स्लेब रख दिया हमने। क्या है ये? ग्लास स्लेब हमने रख दिया। यहां पर हमने एक नॉर्मल को ड्रॉ किया। यहां से रे को क्या करवाएंगे, ध्यान से सुनना। यहां पर रे को हम क्या करवाएंगे, इंसिडेंट करवाया। अब ध्यान रखना, ये मीडियम कौन सा हो गया, रेयर, क्योंकि देखेंगे ये ग्लास स्लेब एंटर कहां करवानी है, रेस को यहां पर एंटर करवाएंगे। तो ये हमारे पास ये बाहर का हिस्सा क्या हो गया, एयर का। तो ये हमारे पास रेयर मीडियम हो गया। इसके अंदर का मीडियम मेरे पास डेंसर मीडियम हो गया। इसके बाहर यहां पर हम वापस देखेंगे तो यहां पर इस सरफेस पे हमें रिफ्रैक्शन देखना है। कौन से सरफेस पे देखना है, इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन देखना है। इस सरफेस पे हम रिफ्रैक्शन देखेंगे तो बाहर वापस क्या है, एयर मीडियम है। तो ध्यान रखना, पहले कहां पर चलेंगे, एयर टू डेंसर, फिर चलेंगे डेंसर टू एयर। ठीक है दोस्तों। तो दोनों फिनोमिना यहां पर लगेंगी, दोनों कंडीशन, दोनों केसेस जो मैंने बताई थी आपको, रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर। तो दोनों को एक साथ देखने के लिए हम ग्लास स्लेब का बहुत ही अच्छा एग्जांपल ले सकते हैं। तो देखेंगे यहां पर ये हमारे पास क्या हो गई, इंसिडेंट रे। ध्यान रखना, ये जब रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगा, ये कौन सा मीडियम है हमारे पास, डेंसर मीडियम। जब रे रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाएगी तब क्या होगा, तब ये नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डीप हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, डीप हो जाएगी। वाकई में ये कहां जानी चाहिए थी, इस तरीके से जानी चाहिए थी, लेकिन ये इस तरीके से ना जाकर क्या हो गई, नॉर्मल की तरफ डीप हो गई। इसी फिनोमिनन को तो हम रिफ्रैक्शन कहते थे। अब दोस्तों, ये डेंसर मीडियम के लिए रेस कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे। तो अब यहां पर हम एक नॉर्मल को ड्रॉ करते हैं। देखेंगे यहां पर एक नॉर्मल को ड्रॉ किया, नॉर्मल को यहां पर ड्रॉ किया। अब नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद ध्यान से सुनना, नॉर्मल को ड्रॉ करने के बाद यहां पर जब रेस डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो वो नॉर्मल से क्या हो जाएगी, दूर जाके रिफ्रैक्ट होगी। नॉर्मल से थोड़ी दूर जाके रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी दोस्तों, नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्रैक्ट होगी। तो ये नॉर्मल से दूर जाकर क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। ध्यान रखना, नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्रैक्ट हो गई। तो ये और ये जो हमारे पास ये तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, इंसिडेंट एंगल हो जाएगा। ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। और ये भी क्या हो गया, रिफ्रैक्टेड एंगल हो गया। और ये हो जाएगा हमारे पास वापस इंसिडेंट एंगल, लेकिन ये इमर्जेंट एंगल कहलाता है।
कौन सा? इमरजेंट एंगल। ये इमरजेंट रे कहलाएगी क्योंकि फर्स्ट में रेयर टू डेंसर चले थे, अब कहां चले हैं? डेंसर टू रेयर में चले हैं। तो ध्यान रखना, अब इन दोनों के बीच में जो स्टार्ट में हमारे पास जो इंसिडेंट रे थी उसको हमने आगे की तरफ बढ़ाया, और जो रिफ्रैक्टेड रेज आई हैं उन दोनों की जो बीच की डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हम लैटेरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बहुत बार एग्जाम में ये डेफिनेशन पूछी गई है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो इसको भी आप अच्छे से करें क्योंकि ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, एग्जाम में आने लायक एक्टिविटी है, इसको भी हम आराम से कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिनोमिना जहां पर रेयर से डेंसर और डेंसर से रेयर, मैंने दोनों कंडीशन को एक साथ बता दिया कि रेयर टू डेंसर में जाएंगे तो क्या होगा और डेंसर टू रेयर में जाएंगे तो क्या होगा। वो हमने एक ग्लास स्लैब के थ्रू हमने बता दिया कि रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, और लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ये भी हमने पता लगा दिया। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ध्यान रखना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की फिनोमिना डेंसर टू रेयर के बीच में चलती है, रेयर टू डेंसर के बीच में नहीं चलती है। कब चलेगी? डेंसर टू रेयर को। तो इसका मतलब हमें अब रे को इंसिडेंट कहां से करवाना है? डेंसर टू रेयर। कहां पर? डेंसर टू रेयर। तो इसकी 3 कंडीशन बनेगी, उन तीनों कंडीशनों से हम क्या पता लगा देंगे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जुड़े मेरे साथ और देखते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देखना बहुत ही इजी टॉपिक है दोस्तों, ध्यान से सुनना। यहां पर ये मेरे पास क्या हो गया? डेंसर मीडियम, ये हो गया डेंसर मीडियम, क्या हो गया? डेंसर मीडियम। तो बताओ ये वाला कौन सा हो जाएगा? रेरर मीडियम। क्या हो जाएगा? रेरर मीडियम हो जाएगा। तो अब क्या करना है, इसकी मैंने कहा था कि 3 कंडीशन होंगी, 1, 2 और 3 कंडीशन हो गई। अब क्या होना है? फर्स्ट मैंने कहा था रेस को कहां पर इंसिडेंट करवाना है? डेंसर टू रेयर। इंसिडेंट कहां पे होगी? रेयर में, सॉरी डेंसर में। कहां होगी? डेंसर में। तो देखेंगे डेंसर में हमने रे को इंसिडेंट करवाते हैं। ये मैंने रे को क्या करवा दिया? इंसिडेंट। तो ये वाली रे कौन सी हो गई दोस्तों? इंसिडेंट रे। कौन सी हो गई? इंसिडेंट रे हो गई। कौन सी रेस? इंसिडेंट रेस हो। देखते हैं आगे, जब रेस डेंसर टू रेयर में जाएगी तब हमारी सेकंड कंडीशन, जब रेस को डेंसर टू रेयर में फिनोमिनन क्या हो जाएगी इसकी? ये नॉर्मल से थोड़ी दूर जाकर रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी? नॉर्मल से थोड़ी दूर जाकर क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये हो गया मेरे पास एंगल I, ये हो गया एंगल R। तो ये हो गया A, इसको कह दिया O, और ये रेस कौन सी हो गई? D। तो ये वाली रेस कौन सी हो गई दोस्तों मेरे पास? रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी हो गई? रिफ्रैक्टेड रे हो गई। दूसरी कंडीशन यहां पर तो क्या करवाया था? नॉर्मल। क्या हुआ? नॉर्मल रिफ्रैक्शन। क्या हो गया इस कंडीशन में? नॉर्मल रिफ्रैक्शन हो गया। दूसरी कंडीशन में क्या करना है देखते हैं। दूसरी कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस बार थोड़ा इंसिडेंट एंगल को बढ़ा देंगे। बढ़ाते गए, फिर ये थोड़ी सी डीप हुई, दूर गई, फिर क्या करेंगे? थोड़ा और बढ़ाएंगे। तो हम इसको तब तक बढ़ाएंगे, हम इस रेस को, इस इंसिडेंट एंगल को तब तक बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास रिफ्रैक्टिव एंगल, ये जो रिफ्रैक्टिव एंगल बनेगा वो रेस रिफ्रैक्टिव जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा वो 90 डिग्री ना हो जाए। जब तक ये 90 डिग्री नहीं होगा तब तक हम इस रेस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। और जब ये 90 डिग्री हो जाएगी, क्या रिफ्रैक्टेड एंगल जब तक मेरे पास 90 डिग्री हो जाएगा तब ये जो इंसिडेंट एंगल होगा वो इंसिडेंट एंगल को हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल कहेंगे।
डेफिनेशन एग्जाम में पूछता है कि क्रिटिकल एंगल क्या है, ठीक है। राइट द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 1 नंबर की डेफिनेशन बहुत बार पूछी गई है दोस्तों, इस डेफिनेशन को भी हमें लिखना है। क्या लिखना है कि इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कहां पर, रेयर मीडियम में कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अब दोस्तों क्या करना है कि अब इसको और बढ़ाना है, इंसिडेंट एंगल को अब क्रिटिकल एंगल से भी क्या कर देना है, बढ़ा देना है। क्रिटिकल एंगल को इंसिडेंट एंगल इतना बढ़ा देना है कि वो क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाए। तो उसको और बढ़ाया, ये और बढ़ा दिया मैंने। अब क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन टू क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से मैंने और बढ़ा दिया, तब ये रेज और आगे बढ़ेगी और नॉर्मल से दूर जाएगी और क्या हो जाएगी, इसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसीलिए इस घटना का नाम क्या है, इस परिघटना का नाम क्या है, इस फिनोमेनन का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि इंसिडेंट एंगल को हमने डेंसर टू रेयर में जाएगी, तो फिनोमेनन तो सर आपने एक ही बताई थी, 2 ही बताई थी कि रेयर टू डेंसर में जाएगी तो दूसरे मीडियम में जाएगी, और जब डेंसर टू रेयर में आएगी तब भी दूसरे मतलब मीडियम में हमारे पास रिफ्लेक्ट होगी। लेकिन ये तो क्या हो गया, इंसिडेंट एंगल को हमने उतना बढ़ा दिया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा बढ़ा दिया, तो वो रेज कहां आ गई, उसी मीडियम में क्या हो गई, रिफ्लेक्ट, और उसी मीडियम में वापस किसी रेज का आ जाना रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन नहीं। रिफ्रैक्शन के लिए दूसरे मीडियम में जाकर वो रेज क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, और ये क्या हो गया, उसी मीडियम में वापस आ गई। इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। इसीलिए यहां पर वर्ड कौन सा यूज कर दिया गया है, रिफ्लेक्शन। और बात सुनना, टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल यानी कि टोटल पूरा घूम के देखेंगे। पहले यहां पर घूमी, फिर हमने और बढ़ाया, यहां तक घूमी और फिर और बढ़ाया, फिर वो पूरा का पूरा क्या हो गया, साइकिल पूरा घूम लिया। इसीलिए यहां पर क्या हो गया, टोटल इंटरनल, और अंदर ही अंदर डेंसर के अंदर ही इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसीलिए इस फिनोमेनन का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट ऑफ फर्स्ट हमने क्या किया कि हमने एक रेस को इंसिडेंट करवाया, कहां से, डेंसर टू रेयर। डेंसर टू रेयर में हमने रेस को इंसिडेंट करवाया, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, वो क्या हो जाएगी, जब रेस को हम डेंसर टू रेयर में इंसिडेंट करवाते हैं तब की पॉसिबिलिटीज क्या है। तो क्या कहा था मैंने, जब डेंसर टू रेयर में कोई रेस को इंसिडेंट करवाते हैं तब वो नॉर्मल से दूर जाकर रिफ्रैक्ट होगी। क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो नॉर्मल से दूर जाकर क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई। उसकी बाद हमने दूसरी बार में कंडीशन क्या बताई कि मैंने ये हो गया कि मैं इस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा और बढ़ाऊं तो क्या होगा, तो मैंने और बढ़ाया तो थोड़ा यहां पर आई होगी, थोड़ा और बढ़ाया थोड़ा यहां पर आएगी, और मैंने एक हद तक इतना बढ़ाया कि उसका रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। और वहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल जितना 90 डिग्री हो गया है, और उसका जो इंसिडेंट एंगल बना, जितनी रेस पर हमने इस रेस को इंसिडेंट एंगल, जितने एंगल पर हमने इसको इंसिडेंट करवाया था, उस रे पर जहां पर रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, तब वो इंसिडेंट एंगल क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रिटिकल एंगल कहलाएगा। मुझे और ऐसा हुआ कि क्या कुछ और भी हो सकता है क्या, तो हमने क्या किया, क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा इंसिडेंट करवाया। क्या करवाया, क्रिटिकल एंगल से भी और ज्यादा इंसिडेंट एंगल ले लिया। मान लेते हैं क्रिटिकल एंगल 40 पे आया होगा, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 40 से भी और ज्यादा ले लिया, और ज्यादा ले लिया, तो मैंने क्या देखा कि अंदर ही अंदर क्या हो गई ये रेस, मुझे ये रिफ्रैक्शन रे जो नजर आ रही थी वो कहां आ गई, उसी मीडियम में जहां से मैंने रे को इंसिडेंट करवाया था, वहीं पर ये रेस क्या आ गई, रिफ्रैक्ट हो गई। तो रिफ्रैक्ट नहीं होगी तब वो कंडीशन क्या हो जाएगी, उसी मीडियम में उस रेस का वापस के लौट के आ जाना, उस फिनोमेनन को तो हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसीलिए यहां पर वर्ड कौन सा यूज कर लिया, रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल पूरा घूमकर वापस उसी के अंदर ही, उसी डेंसर मीडियम में ही इसका क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। इसीलिए इस फिनोमेनन का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब लिखेंगे इसकी कुछ डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पहले मैं इसकी कंडीशन बता देता हूं। इस कंडीशन को ये कब होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा कब होगा, इसकी 2 कंडीशन होंगी। कौन सी कंडीशन, पहली कंडीशन तो यह होनी चाहिए कि ये रेस कहां से इंसिडेंट होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर। कहां पर होनी चाहिए, डेंसर टू रेयर। पहले इंसिडेंट डेंसर से ही करवाना है।
अगर रेयर से करवाते हैं तो ये फिनोमिनन नहीं होगी। क्यों ये ऐसा क्यों होगा कि रेयर से डेंसर में ये फिनोमिनन नहीं होगी? क्योंकि जब मैं रेयर टू डेंसर में कराऊंगा तो वो तो नॉर्मल की तरफ डीप होगी, तो वो तो नॉर्मल की तरफ चिपकेगी, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो वो तो कभी इस कंडीशन में तो कभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं। तो इस कंडीशन को कराने के लिए मैंने क्या करना पड़ेगा, रेस को डेंसर में से इंसिडेंट करवाना पड़ेगा। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवाने के लिए मेरे पास क्रिटिकल एंगल से भी एंगल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं कि इसके वास्तव में इसकी डेफिनेशन क्या होगी। डेफिनेशन अच्छे से आपको पता है कि अगर कोई रेस को, किसी रेस को हम क्रिटिकल एंगल से, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं, क्रिटिकल एंगल को क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा लेते हैं अगर इंसिडेंट एंगल को, तो वो रेस क्या हो जाती है, उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस फिनोमिनन को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। देखेंगे, when the angle of incident in a denser medium, when angle of incident in a denser medium increases after the critical angle, increasing after the critical angle, the light reflects to the same medium in a place of refraction to rare medium। मतलब वो उसी मीडियम में वापस क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्रैक्शन इसके प्लेस पर, यहां पर पहले रिफ्रैक्शन होना चाहिए था, उसके प्लेस पर वो डेंसर मीडियम में क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसी फिनोमिनन को अपन क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल देखेंगे, क्रिटिकल एंगल क्या हो गया, द एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड व्हाट, क्रिटिकल एंगल। क्या हो जाएगा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल की थोड़ी सी कंडीशन है, उसको भी देख लेना कि क्रिटिकल एंगल में यहां पर हमारे पास इंसिडेंट एंगल क्या लिया था, क्रिटिकल एंगल लिया था। दूसरी कंडीशन में रिफ्रैक्टेड एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया। अब इस कंडीशन में अपन क्या लिखेंगे, इस कंडीशन में यहां पर स्नेल्स का लॉ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, स्नेल्स का लॉ लगाएंगे कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू एन, यही लिया था। कहां पर चला था ये, एन डी, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, एन आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन रेयर मीडियम। कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, साइन आई, तो साइन को क्या लिख देंगे, साइन ऑफ आई सी अपॉन क्या लिख देंगे, साइन ऑफ आर, तो साइन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैंने बताया था एन डी आर। वैसे लिखा था n12 को क्या लिखा था अपन ने, n12 इज इक्वल टू हुआ था n1 बाय n2, तो इसको क्या लिख देंगे, nd बाय nr है, तो इसको क्या लिख देंगे, ndr। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रेस्पेक्ट टू रेयर मीडियम इज इक्वल टू ndr। क्लियर। तो साइन कितना आ जाएगा, साइन ऑफ IC अपॉन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो 1 हो जाएगा, और कितना आ जाएगा ndr। तो साइन IC की वैल्यू कितनी आ गई, ndr, या ndr को क्या लिख देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। अब यहां पर अगर रेयर मीडियम को डेंसर मीडियम, अगर ये तो किसके रेस्पेक्ट में था, डेंसर मीडियम का रेयर मीडियम के रेस्पेक्ट में, अगर रेयर का डेंसर के रेस्पेक्ट में पूछ ले तो कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्रिटिकल एंगल निकालना है किसका, रेयर मीडियम का डेंसर मीडियम के रेस्पेक्ट में, तब हमें क्रिटिकल एंगल किस तरीके से निकालेंगे, तो nr अपॉन nd इज इक्वल टू 1 अपॉन कितना आ जाएगा, साइन ऑफ IC, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक, तो इसको क्या लिख देंगे आगे, ये क्या हो जाएगा, कॉसेक IC। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो बहुत ही अच्छी फिनोमिनन है, बहुत ही अच्छी घटना है, इसके बेसिस पर बहुत सी एप्लीकेशंस जुड़ी हुई है, ठीक है, जो आप 12th में जाकर देखेंगे। तो अभी हमारे सिलेबस में सिर्फ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, कि एक रे को इंसिडेंट क्या हो जाएगा, डेंसर टू रेयर में जाएगा तो नॉर्मल से थोड़ा दूर जाके रिफ्रैक्ट होगा,
हो गया। अब मैंने क्या किया, इंसिडेंट एंगल को और बढ़ाया, तब तक बढ़ाया जब तक कि रिफ्रैक्शन एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री। तो मैंने उसको उधर तक बढ़ाया और कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री, और उसको मैंने क्या कह दिया क्रिटिकल एंगल। अब मैंने क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल को और ज्यादा बढ़ाया, तो वो क्या हो गया और ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई। तो रिफ्रैक्ट होने के बाद रेयर का प्लेस किसने ले लिया, डेंसर ने, तो वो उसमें क्या हो गई रिफ्लेक्ट हो गई, और सेम मीडियम में बाउंस होकर उसी में रिफ्लेक्ट हो जाना ही हमारे पास रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन होती है। इसलिए यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज किया, रिफ्लेक्शन। इसलिए इस फिनोमिनन को ही हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ रेयर मीडियम इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, वो एंगल जहां पर रेयर मीडियम में हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे हम उस इंसिडेंट एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छे से समझ में आ गया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पेन कॉपी साथ में रखें और ये नोट्स उतारते रहें और अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ते रहें। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को टिक करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आपके सामने अपलोड हो सके, आपके सामने आ सके और उसे आप अच्छे से पढ़कर समझकर अच्छे से उसको आंसर दे पाए। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लेंस क्या होता है। तो लेंस दो टाइप से होते हैं दोस्तों, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों क्या होता है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। दोस्तों इससे पहले हमने मिरर पढ़े थे, वो भी दो टाइप से थे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। लेकिन मिरर में दोस्तों सिर्फ एक तरफ ही रिफ्लेक्टिंग सरफेस था, दूसरी तरफ कलर शेप किया हुआ था। लेकिन यहां पर वो नहीं होता है क्योंकि वहां पर रिफ्लेक्शन की फिनोमिनन हो रही थी और यहां पर रिफ्रैक्शन की फिनोमिनन होगी। तो देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारे पास होगा इस तरीके का जो लेंस होगा उस लेंस को हम क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस कहेंगे। और इस तरीके का जो लेंस होगा उस लेंस को हम क्या कह देंगे दोस्तों, इस तरीके का जो लेंस होगा उस लेंस को हम कह देंगे कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। अब वापस एक चीज हमारे दिमाग में आ गई कि सर इसको आइडेंटिफाई कंफ्यूजन हो जाता है, वो आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। तो देखते हैं उसको आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। जैसे मैंने एक सर्कल ले लिया, एक सर्कल लेते ही दोनों तरफ इस तरीके से एक सर्कल ले लिया, दोनों एक सर्कल को फिर से इस तरीके से काट देंगे। तो बीच में ये जो हमारे पास शेप बनेगा, ये जो शेप बनेगा उस शेप को हम ही क्या कह देंगे, ये जो शेप बनेगा इस टाइप से, इस शेप को हम कह देंगे कॉन्वेक्स लेंस कह देंगे। और दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा कि दोनों अगर स्फीयर अगर कट नहीं हो रहे हैं, यहां पर तो दोनों को इंटरसेक्ट करवाया था, यहां पर दोनों कट नहीं हो रहे हैं, तो दोस्तों यहां पर इन दोनों का पॉइंट मैंने यहां पर ये ले लिया, यहां पर इन दोनों का पॉइंट ये ले लिया। तो यहां पर ये जो लेंस बना उस लेंस को हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉनकेव लेंस कहते हैं। तो आपको अच्छे से पता भी चल गया होगा कि आइडेंटिफाई किस तरीके से करते हैं। अब देखते हैं इसके टर्म्स एंड कंडीशंस। दोस्तों देखेंगे कि हमारे पास यहां पर जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास लेंस हो गया कॉन्वेक्स लेंस। तो दोस्तों यहां पर ये उसका हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, और ये हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, और ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर, और ये हो गया हमारे पास यहां पर कोई एफ फोकस। लेकिन ध्यान रखना दोनों तरफ फोकस हो सकते हैं। तो यहां पर इसको मान लेंगे F1, उतनी ही दूरी पर यहां पर मान लेंगे 2F1। आगे ऐसे कैसे निरंतर चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया फोकस, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों F2, यहां पर ये इतनी ही दूरी पर क्या हो जाएगा 2F2, और ऐसे ही आगे क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। तो दोस्तों यहां पर इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी उसको देखेंगे। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट को यहां पर रखा, जैसे ही यहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे ये कहां पर चला जाएगा, यहां से F2 पर, इस तरीके से F2 पर चला गया। दूसरा कहां से, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास आउट करवाएंगे। तो इस तरीके से यहां पर कोई इंटरसेक्शन होगा, वहां पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज। तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी इमेज।
और दूसरे बार में यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना दोस्तों, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवानी है, दूसरी कंडीशन में हमें कहां से पास करवानी है, फोकस से। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो लेंस है उसको कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं। क्यों कन्वर्जेंट लेंस भी कहते हैं, कन्वर्जेंट लेंस कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये रेज को फोकस की तरफ क्या करवा रहा है, कन्वर्ज करवा रहा है, इसलिए इसको हम क्या करें, क्या कह सकते हैं इस लेंस को, कन्वर्जेंट लेंस। तो ध्यान रखना, कन्वर्जेंट लेंस और कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा हो गया दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको अच्छे से पता चल गया कि यहां पर ये कौन कौन सी चीजें हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से पहले तो हमें रेज को ऑब्जेक्ट से पास करवाना है, वो लेंस के ऑप्टिकल एक्सिस पर रिफ्रैक्शन होगा, उसका रिफ्रैक्शन होते ही वो कहां से पास आउट होगा, फोकस से। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉनकेव लेंस की, कॉनकेव लेंस की बात करते हैं दोस्तों। कॉनकेव लेंस में क्या होता है देखते हैं। जैसे यहां पर हमने एक कॉनकेव लेंस ले लिया, ये उसका हो गया एक्सिस, ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इसको कहते हैं अपन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं इसको दोस्तों। ये हमारे पास हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया दोस्तों। यहां पर दोस्तों फोकस होगा, फर्स्ट फोकस, यहां पर सेकंड फोकस, और यहां पर भी फोकस होगा, यहां पर हो जाएगा F2, यहां पर हो जाएगा 2F2। दोस्तों यहां पर रेस क्या करवाएंगे अपन, इंसिडेंट इस तरीके से करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, डाइवर्ट्स हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखना। और दूसरी कंडीशन में यहां पर भी इस तरीके से डाइवर्ट्स हो जाएगा। अब दूसरी बार में क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास इंफिनिटी पर थी, इसको हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे इस तरीके से, तो हमारे पास इमेज कहां बन जाएगी, फोकस पर। तो इस तरीके से हमारे पास इमेज कहां बन गई, फोकस पर। अगर दोस्तों अगर हम इस तरीके से ले तो ये हमारे पास हो गया लेंस, ऑप्टिकल सेंटर, यहां पर कोई अगर ऑब्जेक्ट ले ले तो इसके ऊपर इंसिडेंट होगा, ये यहां पर चला जाएगा इस तरीके से, और एक को पास कहां से करवाना है, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाना है। तो यहां पर कहीं F होगा F1, यहां पर होगा F2, सॉरी 2F1, यहां पर हो जाएगा F2, यहां पर हो जाएगा 2F2। तो दोस्तों यहां पर ये क्या आ जाएगा, यहां पर इस तरीके से फोकस से पास होगा, यहां पर इंटरसेक्शन होकर यहां पर हमारे पास क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव लेंस में होगा। दोस्तों यहां पर ये क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई है, तो इसीलिए इस लेंस को अपन क्या कहेंगे, कॉनकेव लेंस तो कहते ही हैं, और साथ में इसको क्या कह देंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। कौन सा लेंस कहते हैं दोस्तों, तो कॉनकेव लेंस को एक कौन सा नाम दे दिया अपन ने, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट लेंस कह दिया। तो ध्यान रखना, इसको डाइवर्जेंट लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये फोकस से क्या करवाता है, पास नहीं करवा कर ये रेस को क्या कर देता है, डाइवर्ट्स कर देता है, इसलिए इस लेंस को क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट लेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव लेंस की और कॉन्वेक्स लेंस की। गाइस अब देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस पहले बात करेंगे किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की। किसकी दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस की बात करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस में देखते हैं कहां पर ऑब्जेक्ट को रखना है, उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों ये हमारे पास हो गया लेंस, ये हो गया ऑप्टिकल एक्सिस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर आ जाएगा F1, यहां पर आ जाएगा 2F1, यहां पर आ जाएगा F2, यहां पर आ जाएगा 2F2। दोस्तों हमें ये देखना है कि पहले ऑब्जेक्ट को कहां रखना है। तो देखेंगे पहले तो इंफिनिटी पे रखेंगे, तो यहां पर लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, और यहां पर लिखेंगे अपन, पहले रखेंगे इंफिनिटी पर, दूसरी बार में कहां रखेंगे, पहले इंफिनिटी पर रख दिया ऑब्जेक्ट, दूसरी बार में कहां रखेंगे, इंफिनिटी और 2F1 के बीच में, दूसरी बार में क्या लिखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1, तीसरी बार में कहां रखेंगे, देखेंगे दोस्तों 2F1 पर, तो एट कितना आ जाएगा 2F1। अब किसका नंबर आया, 2F1 और F1 के बीच में, कहां रखेंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1।
अब तीसरी बार में क्या रखेंगे दोस्तों, पांचवी बार में हम रखेंगे फिफ्थ कंडीशन में F1 पर, तो एट F1। दोस्तों छठी बार में कहा रखेंगे गाइस, F1 और O के बीच में, तो बिटवीन F1 एंड O। O क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। तो ध्यान रखना दोस्तों हमें क्या करना है क्या नहीं। पहले बात करते हैं इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट कहां रखा, ऑब्जेक्ट रखा हमने कहां पर, इंफिनिटी पर। तो देखते हैं इंफिनिटी पर रखते हैं, यहां पर इंफिनिटी से कोई रेस को इंसिडेंट करवाया, इंफिनिटी से किसी रेस को इंसिडेंट करवाया लेंस पर, तो और वो कहां पर, फोकस पर इंसिडेंट होगी, फोकस से पास होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये कन्वर्जेंट लेंस कहलाता है। और दूसरी बार में हम नीचे से भी हमने इसको इंसिडेंट करवाया और ये कहां से पास होगी, फोकस से। तो बताना दोस्तों ये इंटरसेक्ट हुई है, इंटरसेक्ट हुई है, इसका मतलब कौन सी इमेज, रियल इमेज। तो इमेज की पोजीशन देख लेते हैं, पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, F2 पर, एट F2। ठीक है दोस्तों, इसकी नेचर लिखेंगे, इसकी नेचर क्या हो जाएगी, इसकी नेचर हो जाएगी इसकी रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्ट हुई मतलब रियल, और रियल है इसका मतलब इन्वर्टेड है मतलब पॉइंट साइज हो गई। देखो पॉइंट साइज पे बनी है इसकी इमेज, तो पॉइंट साइज हो गई। तो हमें ये पता हो जाना चाहिए कि जब कॉन्वेक्स लेंस पर ऑब्जेक्ट को हम इंफिनिटी पर रखते हैं तब उसकी इमेज कहां बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज बन जाएगी एट फोकस F2 पर, उसके बैक साइड में F2 पर बनेगी। और नेचर क्या हो जाएगी इसकी, रियल, इन्वर्टेड और पॉइंट साइज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे किसकी, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1 के बीच में। अब तो इतनी देर तो इंफिनिटी पर रखा था, अब इंफिनिटी और 2F1 के बीच में रखेंगे। दोस्तों अब हम कहां रखेंगे, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1 को। ऑब्जेक्ट लिख देता हूं, ऑब्जेक्ट कहां पर है हमारे पास, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2F1। तो देखते हैं दोस्तों क्या होगा, यहां पर ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, लेंस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया। यहां पर आ जाएगा F1, यहां पर हो जाएगा 2F1, यहां पर हो जाएगा F2, यहां पर हो जाएगा 2F2 हो जाएगा दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, यहां पर रखा मैंने ऑब्जेक्ट को A और B। तो देखेंगे दोस्तों यहां पर इंसिडेंट करवाया इस तरीके से, कहां से जाएगा, फोकस से, ये हमने पास करा दिया फोकस से। दूसरी बार में दोस्तों कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास आउट करवा दिया। तो हमारे पास रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां मिला, F2 और 2F2 के बीच में, तो ये हो गया B' और ये हो गया हमारे पास A'। तो दोस्तों यहां पर देखना कि पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर है, तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। नेचर लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज कैसी है दोस्तों, रियल, इन्वर्टेड और कैसी बनी है, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनी है, तो क्या आ जाएगा, स्मॉल। ठीक है दोस्तों, अब हम बात किसकी करेंगे, फोकस पर रखेंगे। अब ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, फोकस 2F1 पर रखेंगे, और 2F1 पर रखकर हम देखते हैं कि इसकी इमेज कहां बनेगी। दोस्तों अब हम देखेंगे ऑब्जेक्ट को कहां रखना है, ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे अब कहां पर, एट 2F1 पर रख दिया। अब 2F1 पर रख दिया, उसके बाद इसकी इमेज की पोजीशन कहां होगी उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया लेंस, ये हो गया O। ध्यान रखना दोस्तों यहां पर हो गया F1, यहां पर हो गया 2F1, यहां पर हो गया F2 और यहां पर हो गया 2F2 हो गया दोस्तों। अब हमें कहां रखना है, एट 2F1 पर। तो 2F1 पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे A और कितना जाएगा B। अब देखते हैं क्या होता है, यहां पर हमने इसके ऊपर इंसिडेंट करवाया, कहां से जाएगा, फोकस से। दूसरी बार में कहां जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से। दोस्तों आप इसको बड़ी अच्छे से ड्रॉ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से ड्रॉ करना इसको पेंसिल, स्केल, रबर से, तो आपको और ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों कहां बन रही है इसकी इमेज, इसकी इमेज बन रही है हमारे पास
2f2 पर बनेगी। कहां बनेगी? 2f2 पर बनेगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई? पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ गई? 2f2। उसके बाद नेचर क्या आ गई दोस्तों? नेचर आ जाएगी। नेचर आ जाएगी हमारे पास कौन सी? नेचर आ जाएगी रियल, इन्वर्टेड और लार्ज साइज आ जाएगी, या सेम साइज की या लार्ज साइज की, सेम साइज की बनेगी, लगभग सेम साइज की। तो यहां पर लिख देते हैं लगभग सेम साइज की। ठीक है। दूसरी बार में देखेंगे दोस्तों, हम अब लिखें, अब कौन से ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे? बिटवीन 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। तो देखते हैं तब की क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, कहां पर पोजीशन ऑफ इमेज बनती है और उसकी नेचर क्या होती है, देखते हैं दोस्तों। अब हम कहां रखेंगे? 2f1 और f1 के बीच में। तो देखते हैं, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया लेंस, ये हो गया एक्सिस और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। यहां पर आ जाएगा f1, यहां पर आ जाएगा 2f1, यहां पर आ जाएगा f2, यहां पर आ जाएगा 2f2 आ जाएगा दोस्तों। अब हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? इन दोनों के बीच में। ये हो गया A, ये हो गया B, यहां से इंसिडेंट करवाया, कहां से जाएगा दोस्तों? फोकस से। कहां से जाएगा? फोकस से गया। और दूसरी बार में कहां पर जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाया तो ये कहां जाके मिलेगी? कहां जाके मिलेगी दोस्तों? देखते हैं, ये कहां जाके मिलेगी? बिहाइंड 2f2, मतलब 2f2 के पीछे जाके मिलेगी। तो यहां पर नेचर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी? नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी दोस्तों? पोजीशन ऑफ इमेज कहां आ जाएगी दोस्तों? f2 बिहाइंड 2f2, बिहाइंड 2f2 पर जाकर हमारे पास क्या हो जाएगी? ये इमेज बन जाएगी। तो ये हो गया b डैश और ये हो गया a डैश। तो नेचर लिखेंगे तो नेचर क्या आ जाएगी दोस्तों? रियल, इन्वर्टेड और कैसी आ जाएगी? लार्ज। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट बात किसकी करेंगे? एट f1। इसको आप स्केल, पेंसिल और रबर से आराम से ड्रॉ करना तो आपके पास एक्यूरेट इमेज बनेगी दोस्तों। ध्यान रखना, ये जितनी साइज की है उतनी ही साइज की ये भी लेनी है, ये जितनी साइज की है वो भी इतनी साइज की लेनी है। सब एक ही, जैसे ये 2 सेंटीमीटर ले रखा है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो आपकी एक्यूरेट इमेज बनेगी दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी? एट f1 की। तो f1 पर जब इमेज ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी ये देखते हैं। दोस्तों अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट को कहां रख रहे हैं। ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं एट f1। एट f1 पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा। यहां पर देखते हैं, ये हो गया हमारे पास लेंस, ये O, ये हो जाएगा f1, उतनी ही दूरी पर यहां पर 2f1, यहां पर हो जाएगा f2, यहां पर हो जाएगा 2f2। दोस्तों यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? f1 पर। f1 पर ऑब्जेक्ट रख दिया, ये हो गया A, ये हो गया B। दोस्तों ध्यान रखना, इसको लेवल करना बहुत ही जरूरी होता है। ये हो गया हमारे पास, कहां से जाएगा दोस्तों? फोकस से, ये फोकस से पास हो गया। दूसरी बार में कहां से जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये ऑप्टिकल सेंटर से भी पास आउट करवा दिया। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं जाके, पैरेलल तो है नहीं, ये कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी पर मिलेंगे। कहीं ना कहीं जाकर कहां मिलेंगे? इन्फिनिटी पर मिलेंगे। और वहां पर जाके जो इमेज बनेगी उस इमेज को अपन क्या कह देंगे? रियल इमेज, क्योंकि ये इन्फिनिटी पर जाकर मिल रहे हैं। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगी? पोजीशन ऑफ इमेज, ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं जाकर इन्फिनिटी पर मिले हैं तो ये हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा A डैश। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। और नेचर क्या आ जाएगी दोस्तों इसकी? नेचर क्या आ जाएगी? रियल, इन्वर्टेड और वेरी लार्ज। क्या आ जाएगी? वेरी लार्ज। दोस्तों यहां तक तो ठीक था, लेकिन ये वाली जो कंडीशन है, ये वाला जो केस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको भी आप अच्छे से देखें। देखते हैं अब ऑब्जेक्ट को कहां रखते हैं? f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में।
दोस्तों अब का ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रखना है वो ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर O। तो ध्यान रखना ये वाला केस जो भी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या होता है। अब देखेंगे आगे की तरफ, यहां पर हमने एक लेंस को रख दिया, ये हो गया O, ये हो गया F1 F2 और ये हो गया 2F2। यहां पर हो जाएगा F1 और यहां पर हो जाएगा 2F1 पर। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है दोस्तों, अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने A और ये क्या हो गया, B हो गया। अब देखेंगे दोस्तों यहां से ये इंसिडेंट करवाया, इंसिडेंट करवाने के बाद ये कहां से जाएगा, फोकस से जाएगा। दूसरी बार में कहां से जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा देते हैं, ये ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो दोस्तों ये दोनों पैरेलल जा रही है, दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होंगी। तो अब इसको इंटरसेक्ट तो करवाना पड़ेगा। इंटरसेक्ट कैसे करवाएंगे देखते हैं। इसको आगे की तरफ पीछे बैक में हम लेकर चलते हैं तो ये कहीं ना कहीं जाकर यहाँ पर मिलेगी और यहाँ पर जो ये इमेज बनेगी ये हो गई हमारे पास इसकी इमेज। ये ए बी हो गया, ये क्या हो गया ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश हो गया दोस्तों। तो बताइए इसकी इमेज कहाँ बनी, जहां पर ऑब्जेक्ट था ऑब्जेक्ट के बैक साइड में बनी। तो अब पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहां बनी, कहां पर बनी, उस मिरर के पार्ट पर बनी जहां पर ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, बिहाइंड ऑब्जेक्ट। अब नेचर क्या हो जाएगी दोस्तों इसकी, नेचर, नेचर हो जाएगी ये ऑब्जेक्ट इसी साइड में बना, ऑब्जेक्ट के बैक साइड में बना, तो ये इमेज हो जाएगी हमारे पास वर्चुअल, क्योंकि ये तो इंटरसेक्ट तो हुई नहीं थी, इसको तो इंटरसेक्ट हमने करवाया तब जाके ये बनी, तो ये बन जाएगी वर्चुअल। और वर्चुअल बनी है मतलब इमेज कैसी, इरेक्ट। और दूसरी बार में क्या आ जाएगा, इरेक्ट भी बन गई। अब क्या करना है, ये इमेज की कैसी पोजीशन बनी है वो देखेंगे। तो वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, ये छह कंडीशन आपको समझ में आ चुकी होंगी कि किस तरीके से क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6 वाला ध्यान रखना, बहुत ही बार पूछा गया है एग्जाम में। तो आपको यहां से कोई 4 पूछेगा, यहां से पूछेगा या फिर मिरर फॉर्मूला वाले से पूछेगा, मिरर वाले इमेज फॉर्मेशन से पूछेगा या यहीं से पूछेगा। तो आपको ये 4 नंबर में बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, इसको भी अच्छे से करें। अब हम बात किसकी करेंगे, कॉनकेव लेंस की। किसकी दोस्तों, कॉनकेव लेंस की बात करेंगे। अब दोस्तों देखेंगे हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस की किस तरीके से 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं इसकी, एक तो फ्रंट ऑफ मिरर और एक इन्फिनिटी पर। तो दोनों ही हमारे पास ध्यान रखना, फ्रंट ऑफ लेंस और एक कौन सी पर हम रख देंगे इन्फिनिटी पर। तो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पर रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर हमारे पास ये हो गया कॉनकेव लेंस, यहाँ पर हो गया O, यहाँ पर हो गया F1, यहाँ पर हो गया 2F1, यहाँ पर हो गया F2, यहाँ पर हो गया 2F2। तो यहाँ पर पहले इन्फिनिटी से आएगी रेज इस तरीके से। ये कौन सा है, डाइवर्जेंट है, ये फोकस की तरफ पास नहीं होकर कहाँ पर जाएगी, इस तरीके से डाइवर्ट हो जाएगी। ये भी कहाँ पर होगी, डाइवर्ट हो जाएगी। दोनों डाइवर्ट हो गई दोस्तों। अब आगे की तरफ क्या करेंगे, इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, सॉरी इसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे। और ये कहाँ पे बनी, जहां पर ऑब्जेक्ट था वहीं पर जाके बनी। मतलब ये इमेज कैसी है, वर्चुअल इमेज है। ध्यान रखना, पोजीशन ऑफ इमेज लिखेंगे पहले, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर बनी, फोकस पर। तो एट फोकस F1 पर। ध्यान रखना नेचर लिखेंगे, नेचर क्या आ जाएगी, वर्चुअल और इरेक्ट और पॉइंट साइज। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखते हैं जब कॉनकेव लेंस में, तब उसकी इमेज क्या बनती है, फोकस पर। और इमेज कैसी बन जाती है उसकी, वर्चुअल, इरेक्ट और पॉइंट साइज। अब बात करते हैं फ्रंट ऑफ मिरर, उसके सॉरी फ्रंट ऑफ लेंस। लेंस के सामने रखेंगे तब क्या हो जाएगा, कहीं पर भी रख देंगे तो हमारे पास इमेज एक ही पॉसिबिलिटीज बनेगी, तो एक ही इमेज बनेगी। तो देखते हैं इसकी 2 ही कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन को आप देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिरर ले लिया, सॉरी लेंस ले लिया। कौन सा लेंस है हमारे पास, कॉनकेव लेंस।
O हो गया, यहाँ पर F2, यहाँ पर 2F2, यहाँ पर हो गया F1, यहाँ पर हो गया 2F1। अब देखेंगे क्या होता है। यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट को रख देंगे A और D। अब इसको इंसिडेंट करवाएंगे इसके ऊपर, ये कहाँ हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी इस तरीके से, और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट करवाएंगे इस तरीके से। तो देखते हैं, इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं। ये आगे की तरफ बढ़ाया, यहाँ पर इंटरसेक्ट हो गया, ये हमारे पास क्या बन गई, इमेज बन गई। तो ये क्या हो जाएगा, A डैश और B डैश हो गया। तो ये कैसी इमेज बनी, वर्चुअल बनी। तो पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई हमारे पास, बिटवीन F1 एंड O। दूसरी बार में क्या हो जाएगा, इसकी नेचर, नेचर क्या होगी उसको देखेंगे। तो नेचर क्या हो जाएगी, वर्चुअल, वर्चुअल और इरेक्ट, और कैसी बनी, स्मॉल साइज। कैसी बनेगी, स्मॉल साइज। तो आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि कॉनकेव लेंस में क्या होता है और कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस में 6 पॉसिबिलिटीज और कॉनकेव लेंस में 2 केसेस बनते हैं। ध्यान रखना, दोनों को देखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से करना और स्केल पेंसिल रबर का यूज करते हुए बिल्कुल ही मेजरमेंट कर इसको इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसकी नेचर लिख सकते हैं।